नमस्कार आप सभी मित्रों को बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल संकल्प एकेडमी पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम भाषा विज्ञान टॉपिक लेकर के उपस्थित हुए हैं। भाषा विज्ञान आपके चाहे कोई भी एग्जाम क्यों न दे रहे हो, आप अगर हिंदी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो ये टीजीटी परीक्षा, पीजीटी, नेट या अन्य कोई भी परीक्षा या किसी भी प्रदेश की परीक्षा जिसमें कि आपका ये टॉपिक लगा हुआ है भाषा विज्ञान, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास साबित होने वाली है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने अभी तक के समझ लिया होगा कि भाषा विज्ञान से ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी हिंदी साहित्य की जिसमें कि कोई भी क्वेश्चन या एक भी क्वेश्चन ना पूछा जाए। एक या तीन तक के क्वेश्चन रहते हैं। कभी कभी ये पेपर पैटर्न जो होता है ये चेंज होता रहता है, लेकिन कभी कभी जो भी टॉपिक होते हैं उनको थोड़ा सा इधर उधर मोड़ दिया जाता है, लेकिन होते जरूर है क्वेश्चन। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आप लोगों का छूट न जाए, इसलिए सबसे पहले मैं भाषा विज्ञान से शुरू कर रही हूँ। ये आज की पहली क्लास है और इस पहली क्लास में मैंने सोचा कि काल विभाजन और आदिकाल और ये सब चीज़ें जो हम शुरू करने वाले हैं उससे पहले हम भाषा विज्ञान को क्यों ना क्लियर करें। तो भाषा विज्ञान की ये पहली क्लास है और आपकी टीजीटी पीजीटी जो स्पेशल बैच हमने स्टार्ट किया है उसकी भी ये पहली क्लास है। तो आप सभी लोग जल्दी से आ जाएं और देखें। इसके साथ ही मैं बात करूं भाषा के विज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी, यानी कि भाषा को विज्ञान क्यों कहा गया। इस बात को सबसे पहले समझने की जरूरत है कि भाषा एक विज्ञान के रूप में क्यों जाने लगी। क्या विज्ञान का मतलब क्या होता है और भाषा के साथ इसका प्रयोग क्यों किया गया है, या भाषा की वैज्ञानिकता को चेक करते हुए हिंदी साहित्य में इसकी आवश्यकता क्यों जान पड़ी। इन सब बिंदुओं के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं हम। तो सबसे पहले तो जानें कि विज्ञान का मतलब होता है, ज्ञान का मतलब जानना, और विज्ञान का मतलब कि बहुत ही बेहतर तरीके से जानना, ठीक है, और या फिर वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुसार जानना जिसमें कि परीक्षण भी होते हैं। अब आप सोचेंगे क्या भाषा में भी कोई परीक्षण होते हैं? तो जी, भाषा में भी प्रयोग होते हैं, परीक्षण होते हैं, इसमें भी परिकल्पनाएं होती हैं और निष्कर्ष निकलते हैं। जैसे हम वर्णमाला की बात करें अगर, तो वर्णमाला जितनी ज्यादा शोधी जाती है, जितना ज्यादा उसका मानक रूप का प्रयोग होता है, उतना ही ज्यादा उसका व्यवहारिक रूप का भी प्रयोग होता है। तो इन सभी प्रयोगों और इन सभी मानकों को इकट्ठा करके हमने यहाँ पर एक शब्द जो देखा वो है विज्ञान, यानी कि भाषा के विज्ञान को जानने की आवश्यकता आन पड़ी हिंदी साहित्य के अंतर्गत, जिसमें आज हम कुछ टॉपिक यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ये सभी टॉपिक जो आप देख रहे हैं, ये सभी जितने भी यहाँ पर पॉइंट हैं, ये सभी पॉइंट आपके एग्जाम के नजरिए से बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ने की आपको आवश्यकता है। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से निष्पन्न है। संस्कृत आप जानते हैं हमारी जो सबसे प्राचीन भाषा रही है वो है संस्कृत। तो संस्कृत जितनी, खासकर हिंदी के जो शब्द हैं वो ज्यादातर संस्कृत भाषा से ही प्रसूत है और इसीलिए हिंदी की जननी संस्कृत को कहा जाता है। वैसे तो सभी भाषाओं की जननी संस्कृत को कहा जाता है, लेकिन हिंदी की जननी क्योंकि हिंदी में ज्यादा से ज्यादा शब्द जो है वो किसी न किसी धातु से निष्पन्न हुए होते हैं, किसी न किसी धातु से यहाँ पर प्रभूत हुए होते हैं। अब आप देखेंगे कि जो ये हमने जो यहाँ पर ये धातु ली है, सॉरी, जो ये धातु हमने ली है, जो कि जिसका प्रयोग आप देखेंगे कर करके, तो ये है भाष। भाष का अर्थ होता है भाषा, जिसका अर्थ है व्यक्तायाम वाची। भाष व्यक्तायाम वाची अर्थात व्यक्त वाणी, यानी कि जो भी कुछ हम व्यक्त करते हैं, किसी भी तरह से व्यक्त करते हैं, चाहे हम बोल कर व्यक्त करें, चाहे हम लिख कर व्यक्त करें, या हम भावों से व्यक्त करें यानी कि इशारों से व्यक्त करें, तो वो भी एक हमारी वाणी होती है, एक हमारी भाषा होती है। तो जो भाषी व्यक्ता नाम वाची, व्यक्तायाम वाची, अर्थात कि जो भी व्यक्त होने वाली वाणी होती है वो किसी भी रूप में हो, किसी भी प्रकार से हो, उसे हम भाषा के अंतर्गत रखते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि जो भाषा है, भाषा के तीन रूप हमको देखने को मिलते हैं। ये तीन रूप कौन कौन से हैं? एक तो देखने को मिलता है कि ये मौखिक होती है, यानी कि इसको बोलने का एक तरीका होता है और किसी भी राष्ट्र की भाषा को बोलने के लिए सबसे पहला उसका मौखिक होना आवश्यक है और वो मौखिक ही होती है। दूसरी होती है लिखित और तीसरी होती है सांकेतिक। अब जो ये सांकेतिक शब्द आप सुन रहे हैं, यही आपकी
भावों को व्यक्त करने का एक अलग जो है अभिव्यक्त करने का एक अलग तरीका है, जो कि संकेत के माध्यम से या जो है किसी कोड के माध्यम से या किसी इशारे के माध्यम से, या जैसे किसी के पास बोलने की शक्ति नहीं है, जैसे हमारे इस तरह के शब्द नहीं यूज करने चाहिए। कोई दिव्यांग है जो कि बोलने में अक्षम है, जिसे हम गूंगे की श्रेणी में रखते हैं, तो अगर वो नहीं बोल पाता तो वो अपनी बात सामने वाले तक कैसे कहता है। या जैसे हम पशु पक्षियों को देखते हैं, उनके पास कोई शब्द नहीं है, लेकिन वो अपनी बात अपने मालिक को भी कह देते हैं, और खासकर जो लोग उनसे उनके साथ जुड़े हुए हैं उन तक भी अपनी बात पहुंचाते हैं। तो किस तरह से पहुंचाते हैं? ना उन्हें बोलना आता है, ना उन्हें लिखना आता है, ना ही उन्हें पढ़ना आता है, तो वो सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इसके 3 रूप आपको देखने को मिलते हैं। अब हम इसके बाद बात करेंगे, हमने बहुत एक शब्द सुना जो कि होता है आर्य भाषा। ठीक है, मतलब आर्य भाषा परिवार, आप बार बार इस शब्द को सुनते होंगे, आर्य भाषा परिवार। ठीक है, अब ये आर्य क्या है और आर्य का तात्पर्य यहाँ पर क्यों आन पड़ा, और बार बार जब भी हमसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है तो कहा जाता है कि इसमें से आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है, आर्य कहाँ के निवासी थे, आर्यों ने किस भाषा का व्यवहार सर्वप्रथम किया है, या जो आर्य भाषा परिवार में कौन कौन सी भाषा आती है और कौन कौन सी भाषा नहीं आती है। तो इस तरह के जो प्रश्न बनते हैं, इन सभी प्रश्नों का संबंध आर्य से है। और ये आर्य कौन है इसके बारे में हम जानेंगे। आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ यानी कि उत्तम। आर्य मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। एशिया जिसमें कि भारत आता है, एशिया महाद्वीप के अंतर्गत भारत आता है, तो ये मध्य एशिया के निवासी थे। आर्यों ने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग किया। सबसे पहले जो संस्कृत का प्रयोग किया वो प्रयोग किया किसने? तो शब्द आता है आर्यों ने। ठीक है, संस्कृत का जो प्रयोग हुआ वो किया आर्यों ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात है, ये प्रश्न भी आपके लिए बहुत उपयुक्त है। फिर है आर्य मध्य एशिया से अनेक क्षेत्रों में गए और इनकी एक शाखा ईरान होते हुए भारत के पंजाब क्षेत्र में आई। वहां पहुंचे तो वहां पर इन्होंने ऋग्वेद का संकलन किया, और उसके बाद इसी संकलन को, जो इन्होंने ऋग्वेद का संकलन किया, इसी संकलन करने की क्रिया को अपौरुषेय कहा गया। यानी कि जब आर्य पंजाब क्षेत्र में आए ईरान से होते हुए, तो इनकी एक शाखा यानी कि कुछ लोग बट गए, और जब ये कुछ लोग बटे तब ये ईरान होते हुए पंजाब क्षेत्र में पहुंचे, जो कि भारत में पड़ता है, और वहां पर इन्होंने ऋग्वेद का संकलन किया। क्योंकि आर्यों ने ऋग्वेद नहीं लिखा है, ऋग्वेद तो हमारे ऋषियों ने लिखा, सप्त ऋषियों ने लिखा है, देवताओं ने लिखा है, तो उनका संकलन करना, उस क्रिया को यहाँ पर अपौरुषेय कहा गया। तो ये जब कहा गया अपौरुषेय, तो ये एक तरह से साहित्य में बहुत बड़ा प्रश्न बन जाता है। किसी भी हिंदी की साहित्य की परीक्षा में या संस्कृत की भी अगर आप परीक्षा दे रहे हैं, तो उसमें भी ये अपौरुषेय वाली जो क्रिया है, वो एक प्रक्रिया वो कहाँ जाती है, वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है पूछने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, आर्य जो हैं ये सारी चीज़ें यहाँ से रफ करनी पड़ेंगी, तभी हम नेक्स्ट पेज पे जा पाएंगे। इसके लिए थोड़ा सा जागरूक होना, जानना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी आज हम जानने वाले टॉपिक को पढ़ रहे हैं, विज्ञान को पढ़ रहे हैं, तो आप लोग समझ ले इसको कि जब बात हुई 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, मतलब एक समय भी निर्धारित किया गया कि आर्य कब जो है ईरान से पंजाब आए। आर्य कहाँ से आए थे? तो ईरान प्रदेश से आए थे, ईरान देश से आए थे, और वो जब पंजाब पहुंचे तो पंजाब के भ्रमण करते रहे, यानी घूमते रहे, और जब आर्य मध्य गंगा घाटी में पहुंचे, प्रविष्ट हुए, तो वहां उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषदों की रचना की। जब आप सुनते हैं ना कि संस्कृत में ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, तो ये ब्राह्मण ग्रंथ जो रचे गए ये आर्यों ने रचे थे, और ये आर्य वही हैं जो मध्य एशिया से आए थे। और मध्य एशिया से आने के बाद ये 1500 ईसा पूर्व, 1500 ईसा पूर्व, ईसा पूर्व से तात्पर्य क्या होता है कि ईसवी सन से पहले, यानी कि जो हमारी ईसवी सन है, जैसे कि मान लीजिए ईसवी सन 1 है, ठीक है,
अभी चल रहा है 2024, यानी कि कभी तो 1 से शुरू हुआ होगा, तो ईस्वी सन 1 से 1499 वर्ष पूर्व, ठीक है, उस समय को हम क्या कहते हैं, उस समय को हम कहते हैं ईसा पूर्व। तो यानी कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक, ईस्वी सन शुरू होने से 1000 ईसा पूर्व पहले आर्य जो है वो पंजाब में भ्रमण करते रहे। उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की और उपनिषदों की रचना की। फिर अब हम बात करते हैं भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियों की। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे प्रश्न जो है आपके लिए, अगर छोटी परीक्षाएं, मतलब जो भी आप बेसिक लेवल की भी परीक्षाएं अगर देते हैं, किसी भी राज्य की टेट परीक्षा दे रहे हैं, तो भी वहां पर भाषा से संबंधित इन प्रश्नों को समावेशित किया जाता है, समाहित किया जाता है। कि जैसे पूछते नहीं आपसे कि इसमें से कौन सा विकल्प असत्य है और कौन सा विकल्प सत्य है, इस तरह से पूछते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि भाषा की विशेषताएं एवं प्रवृत्तियां में कौन कौन सी चीजें आती हैं। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि भाषा किस प्रकार की वस्तु है, किस प्रकार की संपत्ति है, क्या ये पैतृक संपत्ति में आती है, ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। इसके लिए आपको विशेषताओं पर ले चलते हैं। पहले पॉइंट पर हम चलते हैं, भाषा अर्जित संपत्ति है। भाषा पैतृक संपत्ति बिल्कुल नहीं है, बल्कि भाषा अर्जित संपत्ति, यानी कि सीखी गई है, इकट्ठा की गई है। अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो वो जब अपनी शैशवावस्था में होता है, अपने माता पिता से, अपने परिवार से वो जो भी भाषा सीखता है, वो सीखता है, ना कि उसको कोई एक वस्तु की तरह उठा करके ऐसे दे दिया जाता है कि लो बेटा तुम ले लो। नहीं, वो बिल्कुल सीखता है। ना उसे व्याकरण का ज्ञान होता है और ना ही उसे कोई ऐसी चीज खिला दी जाती जिससे कि उसका ज्ञान बढ़ जाए, बल्कि वो सीख सीख करके, जैसे छोटा बच्चा बोलता नहीं, एकदम से बोलना शुरू करता है, अब बुआ ऐसे बोलता है, तो बुआ बहुत खुश हो जाती है कि देखो मुझे बुआ बुआ बुला रहा है, देखो मुझे बुआ बुआ बुला रहा है। ठीक है, ऐसे ही जब वो धीरे धीरे करके जब उसके शब्द जब निकलने शुरू होते हैं, वर्ड, तो बोलता है बा, ऐसे बोला एक बार, उसको अच्छा लगा कि हाँ देखो मेरे मुंह से बा निकल रहा है, कहते हैं बा 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 बा, बाबा जी खुश, दादाजी खुश कि देखो बच्चा बाबा बुला रहा है। ऐसे ही धीरे धीरे वो पापा मामा नाना सब आसान से शब्दों को बोलने लग जाता है। तो ये उसकी अर्जित संपत्ति है, यानी कि भाषा जो है वो पैतृक संपत्ति में नहीं आती। भाषा सामाजिक संपत्ति है, एक बिल्लू ये कह रहा है। बिल्कुल, भाषा सामाजिक संपत्ति है। किसी भी समाज में बोली जाने वाली भाषा उस समाज की संपत्ति होती है। तो इस तरह से यहाँ पर कुछ बिंदु हैं जो कि आपको ध्यान देने हैं। तीसरा है, भाषा अनुकरणीय है। अनुकरणीय है यानी कि सीखने योग्य है, यानी कि किसी भी प्रकार की भाषा, कहीं भी किसी राष्ट्र की भाषा, किसी राज्य की भाषा जो कि सीखने योग्य होती है, तो किसी भी भाषा को हम जब सीख लेंगे या सीखने का प्रयास करेंगे तो वो अनुकरण योग्य होती है, यानी कि भाषा अनुकरणीय है। अगला बिंदु कह रहा है कि भाषा भाव संप्रेषण का माध्यम है। भाव संप्रेषण यानी कि मेरे मन में या आपके मन में कौन सा भाव चल रहा है वो सामने वाले व्यक्ति को कैसे पता चलेगा। तो मैंने इसके 3 स्वरूप शुरू में बताए कि एक तो मौखिक रूप से बोल के आप बता सकते हैं, दूसरा आप लिखित रूप में बता सकते हैं कि आपके भाव क्या हैं, आपको क्रोध आ रहा है, आपको उससे प्रसन्नता हो रही है, आप उसके ऊपर दया कर रहे हैं, या आप उसे बहुत बेचारा समझ रहे हैं, या उसकी कोई मदद करना चाहते हैं। ये सब कैसे पता चलेगा? ये सब या तो बोल के बताएंगे, या तो लिख के बताएंगे, और या तो संकेत के माध्यम से बताएंगे। संकेत कैसे? जैसे मान लीजिए कि माँ और पुत्र का एक रिश्ता जो है बहुत ही अच्छा रिश्ता होता है, माना जाता है। मान लीजिए कि माँ बच्चे को बार बार सिखाने का प्रयास करती है कि खाना खाने के बाद मुंह धुलना है, कुल्ला करना है, अच्छे से दांत साफ करने हैं, पानी पीना है, और फिर उसके बाद 1 गिलास पानी भी मांग रही है। बच्चे ने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसको क्रोध भी आता है। ऐसा थोड़ी ना कि माँ सिर्फ प्रतिमूर्ति है, माँ सिर्फ जो है वो बच्चे को प्रेम करने या स्नेह करने के लिए ही धरती पर है ना, उसे सुधारने के लिए उसको क्रोध भी करना पड़ेगा। तो वो जो करती है उस समय उसके चेहरे पर, जैसे उसने समझाया कि बेटा ये करना है, लेकिन बेटा ये नहीं कर रहा है, अभी बेटा ये नहीं कर रहा है, तो उसको क्रोध भी तो आएगा। अब क्रोध आएगा तो उसके चेहरे का जो स्वरूप है, यानी कि जो भौहें हैं वो तन जाएंगी, भ्रकुटी, जैसे जिसको भ्रकुटी कहते हैं ना, भ्रकुटी तन गई, एकदम से दिखने लग गया कि हाँ बहुत क्रोध में है, बहुत ही गुस्से में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ये सब संप्रेषण है, यानी कि माँ ने बिना बोले ये बता दिया बच्चे को, या किसी टीचर ने अपने बच्चे को, अपने स्टूडेंट को बिना बोले बिना डांटे ये सिखा दिया कि हाँ मैं तुमसे नाराज हूँ, मैं तुमसे क्रोधित हूँ, तुमसे गुस्सा हूँ। ठीक है, तो ये चीजें जो है संप्रेषित, या बहुत अच्छा किसी बच्चे ने उत्तर दे दिया, कोई सवाल पूछा गया क्लास में और बच्चे ने अच्छा उत्तर दे दिया, या नहीं दे पाया, देने की कोशिश की, तो जो
टीचर है, जो अध्यापक है, जो अध्यापन कर रहा है, वो बहुत प्रसन्न हो गया कि हाँ, सामने वाले बच्चे ने जो भी मैंने कुछ उसको दिया उसने बहुत अच्छे से ग्रहण कर लिया, बहुत अच्छे से ग्राह्य कर लिया और अब वो सीख रहा है, यानी कि मुझसे पूछ रहा है या मुझे बताने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत अच्छे से सीख और समझ रहा है। तो ये संप्रेषण है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह को स्थानांतरित करना, ये संप्रेषण का सिद्धांत होता है। और भाषा एक जगह से दूसरी जगह अपने भावों को भेजने का, संप्रेषित करने का माध्यम होती है। आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे क्यों नहीं हट रहा है, ये नहीं पता चल रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कुछ चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बार बार करने से सीखने में समझ में आ जाती है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। जैसे मैं यहाँ कह रही हूँ ना कि संकेत से बोला जाता है, अनुकरणीय है, तो अनुकरण मैं भी कर रही हूँ, कहीं ना कहीं मैं भी चीज़ों को सीख रही हूँ। आप तक पहुँचाने से पहले मुझे भी कई स्टेप में सीखना होता है, तो वही चीज़ें हो रही हैं यहाँ पर तो उसको थोड़ा सा झेल लीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं। अगला बिंदु हमारा कह रहा है, एक तो हमने पढ़ा कि भाषा संप्रेषण का माध्यम है। अब हम पहुंचते हैं यहाँ पर, जहाँ पर कहा जा रहा है कि भाषा सतत प्रवाहमयी है। सतत प्रवाहमयी है, यानी कि निरंतर, सतत का मतलब निरंतर गतिमान रहती है, कभी भी रुकती नहीं है। भाषा जो है वो क्या होती है, एक जैसे जैसे नदी का एक नदी की धारा होती है, वो लगातार ऐसे ऐसे बहती रहती है, या कभी ऊपर से नीचे की ओर जाएगी, लेकिन नीचे से ऊपर की आने की उसकी कोई संभावना नहीं होती है। वैसे ही भाषा जो है, एक तरह से आप समझ सकते हैं कि कोई ऊपरी छोर पर है और उसे नीचे तक जाना है। अब वो नीचे तक जाएगी तो वो लगातार गतिमान ही तो रहेगी, या बराबर धारा में बहती रहेगी तो भी वो गतिमान रहेगी। तो निरंतर जो है चलायमान है, यानी कि प्रवाहमयी है, एक से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में ऐसे लगातार ये पहुंचती रहती है। भाषा परंपरागत वस्तु है। अब ये वाला प्रश्न कभी कभी टेट में पूछा गया है, तो आप देखते हैं इसमें बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, क्योंकि हमें लगता है कि भाषा कोई वस्तु नहीं है, हमें ऐसा लगता है। लेकिन यहाँ पर तथ्य कह रहा है कि भाषा जो है वो परंपरागत वस्तु है, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित होने वाली वस्तु है, एक तरह की विरासत है, और एक समाज से दूसरे समाज को हस्तांतरित होने वाली एक तरह की विरासत है। तो ये सब चीजें जो है हमारे दिमाग में सेट होती हैं तब जब हम उसको अच्छे से समझते या पढ़ते हैं। तो वस्तु है। अब हम बात करेंगे कि प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। पृथक का मतलब अलग तरीके की होती है, ठीक है। भाषा की संरचना, जैसे आप पढ़ते, मान लीजिए हमने पढ़ा कमल, ठीक है। अब वो कमल हमने ऐसे लिखा, लेकिन अंग्रेजी में हम उसी को लोटस लिखते हैं, तो वहां पर तो ना हमें का दिख रहा है, ना मा दिख रहा है, ना ला दिख रहा है। या हम उसको संस्कृत में जो है लिखते हैं अरविंदम, ठीक है। अब दोनों का बिल्कुल अलग स्वरूप है, बिल्कुल अलग तरीके का जो है पृथक उसका स्वरूप है, पृथक उसकी संरचना है। तो प्रत्येक भाषा की संरचना पृथक होती है। या इसको उर्दू में लिखेंगे तो इसकी भाषा बदल जाएगी, तेलुगु में लिखेंगे तो भाषा बदल जाएगी। ऐसे ही अगले बात पर हम चलते हैं कि भाषा विकास के प्रमुख चरण। भाषा विकास के प्रमुख चरण कौन कौन से हैं, इस पर हम बात करेंगे। तो भाषा के प्रमुख 4 चरण होते हैं। ये प्रश्न एक बार आया हुआ है यूजीसी नेट के अंतर्गत, कि कितने चरण होते हैं, और उसमें ऑप्शन में भी दिया गया था, और उनमें से एक ऑप्शन जो कि नहीं था वही बताना था कि ये नहीं है या ये असत्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले हम थोड़ा सा इस ऊपर चलेंगे, इसको बढ़ाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो भाषा के 4 रूप हैं वो क्या कह रहे हैं कि एक तो है आंगिक, यानी कि शरीर से प्रदर्शित होने वाली, शरीर से उसका जो है जो चरण है, यानी कि विकास होता है शरीर के माध्यम से। एक है वाचिक, भाषा से होता है। एक है लिखित,
और ये एक है यांत्रिक। आजकल यांत्रिक भाषा हो गई है। जैसे आप देख नहीं रहे, मैं यहाँ पर एक यंत्र चला रही हूँ, ये यंत्र है, लिखना नहीं कहेंगे इसको, यांत्रिक है। जैसे आप व्हाट्सएपिया भाषा को कह सकते हैं। व्हाट्सएपिया यूनिवर्सिटी जो है उस पर लिखने के लिए आपको अपने थंब का प्रयोग करना पड़ता है, बार बार आप मैसेज टाइप कर लेते हैं, तो वो लिखने की एक शैली जो है वो क्या है, वो यांत्रिक भाषा है। यानी कि और कभी कभी होता है कि बोल के भी लिख लेते हैं, यानी कि आप कोशिश कर रहे हैं कुछ लिखने की तो बोल के भी लिख पा रहे हैं। तो ये सब चीजें जो है आती हैं किसके अंतर्गत, यांत्रिक भाषा के अंतर्गत। लिखित भाषा जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहे हैं, कोई जो है बोर्ड पढ़ रहे हैं, बैनर पढ़ रहे हैं, जैसे यहाँ पे लिखा इसको पढ़ रहे हैं, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आ गया। वाचिक यानी कि बोल करके, और आंगिक मतलब जो शरीर से प्रदर्शित की जाए जो भाषा, जैसे कि समझाने की सिस्टम में, जैसे मैं यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं बोल तो मौखिक रही हूँ, लेकिन मेरे हाथ भी बराबर चल रहे हैं। मैं हाथों पे कंट्रोल करना चाहूँ भी तो भी शब्दों के माध्यम से क्योंकि वो अपने आप जो है एक तरह से विकसित हो जाता है कि हमारे हाथ भी चलेंगे ऐसे, ऐसे ही हम हमारे शरीर का जो हाव भाव है वो ऐसे व्यक्त होगा। तो ये क्या है, ये आंगिक है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे। तो आगे जब चलते हैं तो नेक्स्ट हमारा इसी भाषा विज्ञान के ही अगले भाषा परिवारों पर भी हम बात करेंगे कि किस प्रकार से भाषा परिवार जो है वो हाँ, अभी तक हम आर्यों की बात कर रहे थे, आर्यों की बात हो रही थी। ठीक है, अब इसके आगे जब हम चल रहे हैं तो आर्य का शाब्दिक अर्थ हो गया, यहाँ तक के हम पहुंच चुके थे। भाषा जो है वो किस प्रकार की संपत्ति है, यहाँ पर भी पहुंच चुके थे। नेक्स्ट हमारा है कि भाषा विकास के प्रमुख चरण जो कि हमने पढ़े, आंगिक होते हैं, वाचिक होते हैं, लिखित होते हैं, यांत्रिक होते हैं। अब इसके आगे हम चलेंगे तो हमारे पास क्या है, सॉरी जैसे लग रहा है यहाँ पर सब कट हो गया है, मेरी पूरी पीडीएफ ही कट हो गई ऐसे लग रहा है मुझे। तो मैं देखती हूँ कहाँ गई, मैंने बनाई तो थी लेकिन पूरी की पूरी पीडीएफ ही लग रहा है कट हो गई है। कहाँ गई, स्टॉप करो जरा।